नमस्कार दोस्तों फाइनली आरबीआई ने अपना जो डिविडेंड है वो अनाउंस कर दिया और हर साल इसका इंतजार रहता है स्पेशली सरकार को। लेट मी टेल यू, इस बार का बम्पर प्राइस दिया गया है सरकार को। जी हाँ, 2.7 लाख करोड़। ये आप देख सकते हो खबर, आरबीआई टू पे रिकॉर्ड रुपीस 2.69 लाख करोड़ डिविडेंड टू गवर्नमेंट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब यहां पर आरबीआई पैसा कैसे कमाती है, क्यों डिविडेंड देती है और इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना रिकॉर्ड बम्पर डिविडेंड सरकार को दिया जा रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसकी खास बात यह है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपको भेजा जाता है घर पर, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2.69 लाख करोड़, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर सरप्लस है, ये सरकार को दिया जाएगा। मतलब सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहां पर आपको ध्यान हो तो 2023 में 87,000 करोड़ रुपीस दिया गया था। 2024 में पिछले साल 2.1 लाख करोड़ रुपीस दिया गया था। और कहीं ना कहीं इस बार अनुमान ऑलरेडी आ गया था। जो इकोनॉमिस्ट है उनका मानना था कि 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए इस बार डिविडेंड दिए जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो ये आया है 2.69 लाख करोड़। और इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले कुछ वर्षों से, 2016-17 में 30,000 करोड़, 17-18 में 50,000 करोड़, 2018-19 में क्या हुआ था कि एक बिमल जलान कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसकी वजह से यहां पर 1.76 लाख करोड़ रुपीस मिला था सरकार को, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट था उस समय का। 2019-20 में 57,000 करोड़, 20-21 में जो कोविड का दौर चल रहा था उस समय 1 लाख करोड़ करीब, 21-22 में अगेन 30,000 करोड़, 22-23 में 87,000 और पिछले साल 2.1 लाख करोड़ था, जो कि पिछले साल अभी तक का सबसे हाईएस्ट था। लेकिन इस साल उससे भी ज्यादा दिया गया है, 2.7 लाख करोड़। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो अब यह आता है कि आरबीआई डिविडेंड होता क्या है, क्यों आरबीआई देती है। देखिए सिंपल सी चीज है, डिविडेंड आपने सुना होगा, इट इज लाइक प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन शेयर होल्डर्स। मतलब जो प्रॉफिट होता है कंपनीज के, वो आपका शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो वही चीज है डिविडेंड। यहां पर आरबीआई की ओनर कौन है? आरबीआई की ओनर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अगर आरबीआई को कोई भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तो वो प्रॉफिट किसके साथ शेयर करेगी? आरबीआई सरकार के साथ शेयर करेगी। तो यहां पर यही चीज है। और ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट इज वन ऑफ द की नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर आप देखोगे, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट जो सरकार आरबीआई के थ्रू यहां पर लेती है। अच्छा, इसका लीगल बेसिस भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 47 है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डिप्रिसिएशन इन एसेट, दिस द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट शैल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये साफ लिखा हुआ है। और देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, बिमल जलान कमेटी, एक्चुअली क्या हुआ था, 6 मेंबर का पैनल बनाया गया था, जिसमें यह पूछा गया था इस पैनल से कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है, डिविडेंड है, वो किस बेसिस पर होना चाहिए। तो यहां पर 2019 में ये रिपोर्ट आई थी और इसमें बोला गया कि आरबीआई को अपना जो कंटिंजेंसी रिस्क बफर है वो 5.5 से 6.5% मेंटेन करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, आरबीआई भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रकार का बैंक है। हो सकता है कि आगे चलकर वो भी फेल हो जाए, कुछ क्राइसिस आ जाए, तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए आरबीआई के पास भी कुछ बफर होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। और इसीलिए इसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी रिस्क बफर। तो यहां पर आरबीआई का जो बैलेंस शीट है उसका 5.5 से 6.5% ये बफर होना चाहिए। तो वो बफर निकालकर जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा आरबीआई के पास, प्रॉफिट बचेगा, वो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। मतलब यहां पर इंश्योर ये करना होगा कि आरबीआई भी खतरे में ना आए और ज्यादा से ज्यादा जो डिविडेंड है वो सरकार को मिल जाए। और इसी की बेसिस पर अभी तक अगर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है वो आरबीआई सरकार को पास करती है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि आरबीआई पैसा कैसे अर्न करती है, क्योंकि आरबीआई कोई कमर्शियल बैंक तो है नहीं, उसका कोई मोटिव तो होता नहीं है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ये कभी नहीं आरबीआई का मोटिव कि हमें प्रॉफिट कमाना है, वो तो कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है। लेकिन यहां पर आरबीआई कई सारे ऐसे ऑपरेशंस करती है, फॉरेन एसेट मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिकली उसको अर्निंग होती रहती है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं वो आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या है ना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के माध्यम से यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है, कहने का मतलब यह आपको पता होगा, आरबीआई के पास
$600 बिलियन का मान लो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई कहां पर रखती है? ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा कैश के फॉर्म में आरबीआई अपने पास रख रही है लॉकर में, ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत सारा जो पैसा है वो बॉन्ड्स में निवेश करती है। जैसे मान लो यूएस की सरकार जो बॉन्ड जारी करती है, जिसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है, तो आरबीआई वो जो पैसा है वो ट्रेजरी बिल में निवेश कर देती है, और वहां पर क्या होता है, बॉन्ड के थ्रू आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हुआ क्या था कि 2023, 24, 24-25 में अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल, यहां पर काफी सारा इंटरेस्ट मिला है आरबीआई को बॉन्ड्स के माध्यम से। तो ये एक बड़ा कारण है। तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू जो है आरबीआई इंटरेस्ट अर्न करती है। दूसरा यहां पर डोमेस्टिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में आपने सुना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से जो सरकार के का जो बॉन्ड होता है एक प्रकार से, वो आरबीआई जो है बाइंग एंड सेलिंग करती है। तो उस केस में भी आरबीआई को कूपन पेमेंट के माध्यम से, मतलब इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई अर्न करती है। तो ये भी एक तरीका होता है। दूसरा है करेंसी इशुएंस। देखो क्या होता है ना, कई बार मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए नए जो नोट्स हैं वो आपका इशू किए जाते हैं, और ये देखो ये बहुत बड़ा सोर्स है अर्निंग का। आप सोच के देखिए, अगर आरबीआई 500 रुपए का नया नोट जारी कर रही है, अब उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? हार्डली 3, 4, 5 रुपए जितने भी आएंगे, मान लो 10 रुपए आ गए, तो बाकी का 490 रुपीज तो प्रॉफिट हो गया ना आरबीआई को एक प्रकार से। तो ये आपका, हम इसको कहते हैं सेन्योराज। तो ये फेस वैल्यू ऑफ करेंसी माइनस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रेवेन्यू होता है। फिर है आपका लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक। आपने देखा होगा रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है। तो जब उधार देती है तो कुछ उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आरबीआई को पैसा मिलता है। फिर दूसरा है आपका फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन। आपने देखा होगा आरबीआई कई बार जो डॉलर है उसको खरीदती है, फिर डॉलर बेचती है, तो बीच का जो डिफरेंस होता है ना, मान लो जब डॉलर जो है कमजोर था, तब आरबीआई ने यहां पर डॉलर को खरीद लिया सस्ते में, और जब डॉलर मजबूत हुआ तो यहां पर आरबीआई ने डॉलर को बेच दिया। तो उस केस में भी यहां पर आरबीआई को काफी सारा प्रॉफिट होता है। एंड देन उसके अलावा और भी कई सारे इनकम सोर्स हैं, फॉर एग्जांपल फीस, पेनल्टीज जो बैंक के ऊपर लगाती है आरबीआई, जो कमोमरेटिव, कई बार आपने देखा होगा ना 100 रुपए के कॉइन अलग अलग प्रकार की जो है वो भी जारी करती है, तो उससे पैसा मिलता है। रेंट जो देती है फ्रॉम प्रॉपर्टीज, आरबीआई की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो वहां से रेंट कमाती है। तो इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आरबीआई को इनकम होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस बार ही क्यों, इस बार इतना रिकॉर्ड बम्पर प्रॉफिट कैसे हुआ आरबीआई को, जिसके लिए वो 2.7 लाख करोड़ रुपए तक दे रही है सरकार को। देखो सबसे पहला यहां पर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के थ्रू आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। तो 2023-24 और 24-25 में पिछले साल क्या हुआ कि यहां पर आरबीआई को बहुत सारा इंटरेस्ट मिला है। जो इंटरेस्ट राइज हुआ था वो तो अब क्या है कि अब धीरे धीरे इंटरेस्ट घटने की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट एकदम हाई चल रहा था यूएस में और कई जगह पर। तो उसकी वजह से आरबीआई को बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के माध्यम से आया है। फिर दूसरा क्या है कि देखिए जो डॉलर की मैं बात कर रहा था ना, डॉलर बाइंग एंड सेलिंग, तो पिछले एक साल में आप देखोगे तो काफी डिफरेंस हुआ है। आपको याद होगा डॉलर की वैल्यू लगभग 88 करीब चली गई थी, जो $1 इक्वल्स टू है वो करीब 88 रुपीज चला गया था, और उसके पहले अगर आप देखिए तो डॉलर कितना था, 83 रुपीज के आसपास था। तो हो सकता है कि आरबीआई ने 83 जब था, $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज, 84 रुपीज, यहां पर आरबीआई ने बहुत सारा डॉलर खरीदा होगा, और जब यहां पर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, जब $1 इक्वल्स टू 88 हो गया, तो यहां पर आरबीआई ने डॉलर को बेच दिया होगा, और इसकी वजह से ये जो डिफरेंस आया है ना यहां पर बताया जा रहा है कि आरबीआई को काफी सारा प्रॉफिट हुआ। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहां पर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी एकदम पीक पर चला गया था अब यहां पर, क्योंकि लगातार डॉलर जो है वो इकट्ठा कर रही थी आरबीआई। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मैसिव सरप्लस जो है इस बार हुआ है आरबीआई को, और वो सरकार को ट्रांसफर कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इतना सारा पैसा जो मोदी गवर्नमेंट के पास आ रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहला है फिस्कल कंसोलिडेशन। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सरकार को सब्सिडी देना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है, सोशल स्कीम्स है, तो जिसकी वजह से सरकार क्या करती है, बहुत सारा बोरोइंग करती है, पैसा उधार लेती है। अब उधार लेती है, इसका मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2025-26 तक जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4.5% ऑफ जीडीपी लाया जाए। मतलब अगर आरबीआई से इतना सारा पैसा मिल रहा है तो सरकार को अपना बोरोइंग करने की क्या जरूरत है, इतनी सारी, उसको थोड़ा सा कम कर देगी, बोरोइंग, उधार लेना कम कर देगी, तो इससे फिस्कल डेफिसिट काफी मैनेज होगा। और ध्यान रखिएगा,
जो भी फॉरेन निवेशक होते हैं ना, वो फिस्कल डेफिसिट पर बहुत देखते हैं, क्योंकि अगर सरकार बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रही है मतलब सरकार को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सरकार की रेवेन्यू एक प्रकार से इंपैक्ट होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कम होगा। दूसरा है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, बोरोइंग के जो नीड्स हैं वो कम हो जाएंगे। और फिर है आपका कैपिटल स्पेंडिंग पर सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी। देखो, सरकार सैलरी देती है, पेंशन देती है, वो तो खर्चा है, लेकिन एक्चुअल खर्चा मतलब जो डेवलपमेंट वाले खर्चे हैं ना, वो काफ़ी मायने रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रूरल स्पेंडिंग, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो यहाँ पर सरकार और खुलकर खर्चा कर पाएगी। तो ये सब इम्पैक्ट होने वाला है इस सरप्लस का। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता था, क्या होता है कि सरकार जब बोरोइंग यहाँ पर कम करती है तो इसकी वजह से जो यील्ड है वो आपका नीचे चला जाता है। जैसे क्या होता है ना कि मान लो ये 10 ईयर का बॉन्ड है जो सरकार ने जारी किया हुआ है। अब 10 ईयर बॉन्ड का जो यील्ड है वो आपका, आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि सरकार को काफ़ी सारा सरप्लस मिलने वाला है आरबीआई से, और सरप्लस मिलेगा, सरकार बोरोइंग कम करेगी। और जब सरकार बोरोइंग कम करती है तो जो इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट, वो आपका कम हो जाता है। अब जब यील्ड कम होता है सरकारी बॉन्ड्स पर, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, इसका मतलब जो बाकी के इंटरेस्ट रेट है, जब आप होम लोन लेते हो, बाकी के जो होते हो, उसके ऊपर भी असर आता है, वो भी आपका धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? इकोनॉमी को होगा। लोग ज्यादा बोरो करेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे और हमारी जीडीपी बढ़ सकेगी। तो ये एक पॉजिटिव है, आप एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म भी होता है, ये जो आरबीआई इतना सारा सरप्लस दे रही है, चलो हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, लेकिन इसको लेकर क्रिटिसिज्म और डिबेट क्या है? सबसे पहला है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा आरबीआई के डिविडेंड पर डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को अपना इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, और यहाँ पर जो डिविडेंड आया वो इसको बोनस की तरह देखना चाहिए। लेकिन इतना सारा अगर पैसा सरकार को मिलेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? सरकार की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी और सरकार ओवर रिलायंस हो जाएगी। मतलब सरकार हमेशा हर साल यही ढूंढेगी कि हाँ देखो कितना डिविडेंड मिल रहा है, आरबीआई को पुश करेगी, जबरदस्ती करवाएगी। तो इंडिपेंडेंट का भी सवाल खड़ा होता है कि जो हम कहते हैं ना, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, तो वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए उनका डिसीजन। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर दूसरा है आपका कैपिटल बफर। अगर आरबीआई इतना सारा पैसा ट्रांसफर कर रही है सरकार को, तो आरबीआई के पास खुद का जो रिजर्व है, जो क्राइसिस में काम आ सकता है, वो भी एक प्रकार से कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर इकोनॉमिस्ट का कई क्रिटिसिज्म आता है कि आरबीआई को इतना सारा पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रिजर्व में रखना चाहिए, ताकि आरबीआई कल के डेट में कोई संकट में आए तो वो बच सके। और ग्लोबल कंपैरिजन भी अगर आप देखोगे, बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतना बम्पर डिविडेंड गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये सब कुछ है दोस्तों। आई होप कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आरबीआई ने ये जो हाईएस्ट एवर डिविडेंड अनाउंस किया है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो आरबीआई का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, इसका इमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होने वाला है? ये 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है? बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ।